हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, क्या लेके आई हूँ आज तुम्हारे लिए इस वीडियो में। हमारा जो उड़ीसा में फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है 2024 का, तो ये पेपर जो है तुम्हारा बच्चों 3 अगस्त 2024 को हुआ था। आज भी 3 अगस्त है ना। हाँ, तो आज ही के दिन हुआ था 2024 में, है ना बच्चों। 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से इवनिंग वाली शिफ्ट होगी। ओके, 2 शिफ्ट में हुआ था ना, तो एक शिफ्ट है उसको। बच्चों, इसके क्वेश्चंस जो है ये मैंने आपको बताए थे। इसमें जैसे कि पैटर्न रहता है हमारा, 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि तुम्हारे फार्मेसी के 85 क्वेश्चंस हैं और 15 क्वेश्चंस तुम्हारा नॉन फार्मा, जिसमें कि 10 क्वेश्चंस तो तुम्हारे एरिथमेटिक है 10th स्टैंडर्ड का, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, है ना। और जो 85 तुम्हारे फार्मेसी के है, तो इसमें 60 क्वेश्चन तो फार्मा के है और जो 25 क्वेश्चन इसमें लिखे हुए प्रैक्टिकल स्किल्स के, है ना। तो प्रैक्टिकल स्किल्स में है तो फार्मेसी के ही, जैसे कि तुम्हारे प्रैक्टिकल जो तुम्हारी प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड होते हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग वो तुम फार्मेसी का सिलेबस कवर करते हो, तो ये भी तुम्हारे जो हैं कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो 85 क्वेश्चंस जो तुम्हारे फार्मेसी के 85 क्वेश्चंस है वो इस वीडियो में लेके आई हूँ। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, है ना, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि अपकमिंग तुम्हारी जो वैकेंसी है बहुत जल्द तुम्हें नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है 2026 में। तो उसके लिए तुम्हें कैसे क्या प्रेपरेशन करनी चाहिए, है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हम पता लगा पाते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, हमें किस तरीके से प्रेपरेशंस करनी चाहिए। ओके बच्चों, और बाकी अगर इसके लिए आपको क्रैश कोर्स चाहिए तो फार्मा एमसीक्यू ऐप पर उड़ीसा का क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज भी है बच्चों, है ना। तो आप जाके वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। बाकी प्ले स्टोर पर भी ऐप अवेलेबल है बच्चों, है ना, तो वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स मिल जाएंगे। ओके बच्चों, तो अभी हम देखें क्वेश्चन। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं उड़ीसा का फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का पेपर 3 अगस्त को जो कंडक्ट हुआ है। ओके, इसके फार्मेसी के क्वेश्चंस को हम जो है सोल्व करेंगे, एक्सप्लेन करके डिस्कस करेंगे। देखो, व्हाट इज यूज्ड एज वल्केनाइजिंग एजेंट इन रबर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोजर्स फॉर द पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, है ना। तो बच्चों, वल्केनाइजिंग एजेंट में तो हमारा क्या आता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, सल्फर दे रखा है, जिंक स्टेरेट दे रखा है, मिनरल ऑयल्स दे रखा है, टैल्क। तो वल्केनाइजिंग एजेंट इज सल्फर, है ना। तो वल्केनाइजिंग एजेंट इन रबर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोजर फॉर द पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। सिंपल सा ऑप्शन 1 हो गया। कह रहे इन द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल साइज रिडक्शन विच द फॉलोइंग मिल का प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन है। इम्पैक्ट किसका है बच्चों, है ना। ये इम्पैक्ट वाला जो है ये तुमसे रेलवे में भी 2019 में हैमर मिल का प्रिंसिपल पूछा हुआ था। ओके, देखो मैंने आपको बता रखा है हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है, तुम्हारा जो बॉल मिल होता है और एक फ्लूइड एनर्जी मिल होता है। यहाँ पर क्या होता है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। कटर मिल में क्या होता है, कटिंग होता है। रोलर मिल में क्या होता है बच्चों, कंप्रेशन होता है। एज रनर मिल और एंड रनर मिल, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, क्रशिंग एंड शीयरिंग होता है। तो ये सारे मिल के प्रिंसिपल्स हैं, हमसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तो इम्पैक्ट हो जाएगा हैमर मिल में, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट याद रखना। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग वाटर एज अ सोलवेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग के एक्सट्रैक्शन में जो तुम सोलवेंट को यूज करते हो ना, जब भाई एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में हम जो सोलवेंट यूज करते हैं उसको मेंस्ट्रम बोलते हैं ना। तो कह रहे हैं अगर तुम वाटर को एज सोलवेंट यूज करोगे बच्चों तो उसके क्या डिसएडवांटेज हैं। कह रहे बहुत ही चीप है तो एडवांटेज है, नॉन टॉक्सिक भी एडवांटेज हो गया, कैन डिजोल्व वाइड रेंज ऑफ केमिकल सब्सटेंस ये भी एडवांटेज हो गया। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि भाई हाइड्रोलिसिस करा देगा मैनी सब्सटेंस की, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस हो जाती है बहुत सारे सब्सटेंस की। तो यही इसका डिसएडवांटेज हो गया। तो हमारा आंसर क्या बन गया, ऑप्शन 3 बन गया। कह रहे वाटर कॉमनली यूज्ड एज अ सोलवेंट के रूप में कॉमनली यूज करते हैं हम, क्यों भाई, क्योंकि ये बहुत ही चीप है, नॉन टॉक्सिक है और डिजोल्व करा लेता है मैनी सब्सटेंसेस को। हालांकि इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं कि ये हाइड्रोलिसिस करा देगा, है ना। ये जो है हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि बहुत सारे ड्रग्स या कंपाउंड्स के जो है उनको केमिकली ब्रेक डाउन करा देता है, जिससे कि इंस्टेबिलिटी या डिग्रेडेशन होता है ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन। ओके,
नेक्स्ट देखो, नेम द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, रिमूव हो रहा है बच्चों फ्रॉम द हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंड मेकिंग दैम एनहाइड्रस। देखो हमने क्या करा, प्रोसेस बतानी है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव कर रहे हो बच्चों हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के, जिससे कि वो अनहाइड्रस हो जाएगा। देखो लायोफिलाइजेशन बच्चों आपका सब्लिमेशन ड्राइंग फ्रीज ड्राइंग होता है जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होती है। डेसिकेशन, इग्निशन और एक्सिकेशन, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 4 हो जाएगा। दिस इज नोन एज एक्सिकेशन। एक्सिकेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंड मेकिंग दैम एनहाइड्रस। ओके, ये हो गया तुम्हारा एक्सिकेशन, है ना। तो यही लिखा हुआ है एक्सिकेशन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंड मेकिंग दैम एनहाइड्रस। डेसिकेशन का मतलब होता है बच्चों एक्सट्रीम ड्राइंग बच्चों, है ना, या स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली डिप्राइव ऑफ मॉइस्चर। डेसिकेशन का मतलब होता है कंप्लीट कोई सब्सटेंस को कंप्लीट ड्राई करना, है ना। तो ये, और एक्सिकेशन में क्या हो रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो रहा है बच्चों हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस से। ओके, बाकी इग्निशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्गली हीट करना इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को टू रिमूव वोलेटाइल सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट फॉर द ड्राइंग प्रोसेस इन विच टाइप ऑफ ड्रायर गैस अलाउड टू फ्लो अपवर्ड थ्रू अ बेड, एक बेड के थ्रू अपवर्ड जो है फ्लो कर रही है गैस, है ना। क्या रोटेरी ड्रायर में होगा, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में होगा, ड्रम में कि स्प्रे में। तो बच्चों ये तुम्हारा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होता है। ओके, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का एक वेरिएंट है प्लग फ्लो ड्रायर होता है, और जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर को यूज करते हैं बच्चों ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स। ओके, कह विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन प्रिस्क्राइबर डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट की बात हो रही है बच्चों रिगार्डिंग डोजेस फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड एंड नंबर ऑफ डोज टू बी डिस्पेंस्ड। किसकी बात हो रही है, डायरेक्शन किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए बच्चों। तो देखो हमारी प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स पढ़ते हो, सुपर सबसे ऊपर सुपरस्क्रिप्शन में RX में टेक 2, यू टेक 2 टेक, है ना, कई तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं। यू टेक 2 ये आता है इसमें RX में। उसके बाद होता है इंस्क्रिप्शन के इंग्रेडिएंट्स, मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज इंस्क्रिप्शन, क्वेश्चन बना हुआ है। सब्सक्रिप्शन डायरेक्शन किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए रिगार्डिंग डोजेस फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड एंड नंबर ऑफ डोज टू बी डिस्पेंस्ड। सिग्नेचर डायरेक्शन किसके लिए, पेशेंट के लिए होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 तुम्हारा करेक्ट हो गया बच्चों। यही लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन क्या है, रिटन ऑर्डर फॉर्म होता है, रिटन ऑर्डर होता है फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो इसके पार्ट्स है सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर। ठीक है, तो सुपर में RX, 2 टेक, यू टेक, इंग्रेडिएंट्स इंस्क्रिप्शन में, डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, सब्सक्रिप्शन, डायरेक्शन टू पेशेंट, सिग्नेचर। कह रहे फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डोज एंड एक्शन ऑफ ड्रग इन एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल में डोज, ड्रग की डोज को और ड्रग के एक्शन को बच्चों कौन अफेक्ट करता है ना। कह रहे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तुम कौन सा रूट से ड्रग दोगे, है ना भाई, कौन सा रूट फॉलो कर रहे हो भाई, ड्रग को जैसे ओरल दे रहे हो, IV दे रहे हो, कौन से रूट से दे रहे हो, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा डोज पे और एक्शन पे, भाई बिल्कुल पड़ता है। फिर कह रहा है बॉडी वेट का, देखो दोनों ही फैक्टर अफेक्ट करेंगे मेरे बच्चे। तो ऑप्शन तुम्हारा 3 हो जाएगा, बोथ। ओके, कह रहे बोथ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और बॉडी वेट दोनों ही फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं डोज और एक्शन ऑफ ड्रग इन एन इंडिविजुअल, है ना। तो कह रहे रूट, जैसे कि तुमने कौन सा रूट से ड्रग दिया, IV दिया, ओरल दिया, IM दिया, तो ये देख जैसे कि हम पढ़ते हैं भाई IV रूट से ड्रग दोगे तो ड्रग की बायोलिटी 100% होती है ना, तो एक्शन भी फास्ट होता है भाई। IV रूट से देंगे, एक तो हम पेरेंटल दे रहे हैं, एक हम ओरल दे रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं स्पीड ऑफ एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन को, इंटेंसिटी ऑफ द इफेक्ट को और बायोलिटी ऑफ द ड्रग को, है ना, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का फर्क पड़ता है। और बॉडी वेट कह रहे हैं ड्रग डोज फ्रिक्वेंटली कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द बॉडी वेट के बेसिस पे हम डोज को कैलकुलेट करते हैं बच्चों टू अचीव द डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट, पर्टिकुलरली बच्चों में, चिल्ड्रंस में एंड व्हेन यूजिंग ड्रग्स जो कि नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाली ड्रग्स होती है उनके केस में, है ना, क्योंकि इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है ड्रग कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड्स पर।
कह रहे डैश आर विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस होते हैं यूज्ड फॉर माउथ और थ्रोट के इन्फेक्शन के लिए। बच्चों माउथ और थ्रोट के इन्फेक्शंस के लिए तुम इन विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस को यूज करते हो। इन विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस को तुम क्या कहोगे? जो तुम किसके लिए यूज कर रहे हो बच्चों? माउथ और थ्रोट के इन्फेक्शंस के लिए। देखो एनीमा, स्प्रे, ड्रॉप तो नहीं होगा, क्या होगा? थ्रोट पेंट होगा बच्चों, है ना। तो बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन 1। और ड्रॉप्स क्या होते हैं? ये थिन सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि ईयर ड्रॉप्स, नाजल ड्रॉप्स हो गए ना। स्प्रेज जो होते हैं डिजाइन टू डिस्पर्स मेडिकेशंस एज अ मिस्ट, और एनिमास जो होते हैं वो इनको रेक्टली एडमिनिस्टर करा जाता है। फॉलोइंग ड्रग इज प्रेजेंट एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में। सैलिसिलिक एसिड तो नहीं है, एंटीबायोटिक नियोमाइसिन, जिंक ऑक्साइड, सिलिकॉन। तो इसमें से नियोमाइसिन तुमको एंटीबायोटिक दे रखा है बच्चों, तो नियोमाइसिन ही होगा एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में। सिंपल सा हो गया, ऑप्शन 2 है ना। आपकी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में, टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आपने नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिटिन पढ़े होंगे, वही नियोमाइसिन है बच्चों। ये एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है, कॉमनली यूज करते हैं इन कॉम्बिनेशन विद पॉलीमिक्सिन बी एंड बेसिट्रासिन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन माइनर स्किन वुंड्स। ओके, कह रहे इंजेक्शंस गिवन इन द सब क्यूटेनियस टिश्यूज में दे रहे हो इंजेक्शंस को अंडर द स्किन ऑफ द अपर आर्म कोल्ड। कौन से इंजेक्शंस होते हैं? इंट्रावीनस है, इंट्राडर्मल है, हाइपोडर्मिक है, या इंट्रामस्कुलर? इंट्रावीनस तो जो है वेन्स में दिए जाएंगे, इंट्रा जो डायरेक्ट ब्लड में ड्रग दी जाती है, आईवी रूट से हम पढ़ते हैं कि भाई ड्रग की वायलिटी 100% है। इंट्रामस्कुलर मसल्स में दी जाती है ड्रग, है ना। इंट्राडर्मल डर्मिस में, इंट्रा मतलब विद इन द डर्मिस, है ना। और हाइपोडर्मिक जो होता है, इन्हीं को ये ही है जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज में दिए जाते हैं। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। करें इंट्राडर्मल इंजेक्शंस को डर्मिस में दोगे, जो कि एपिडर्मिस के नीचे होता है। सबक्यूटेनियस को आप एडमिनिस्टर करते हो एडिपोज टिश्यू अंडर द डर्मिस। देखो बच्चों, सबसे ऊपर स्किन पे जो होता है एपिडर्मिस होता है, उसके बाद डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस होता है। तो हाइपोडर्मिस में जो इंजेक्शंस दे रहे हो ना तुम, उनकी बात हो रही है ना। तो वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस भी इनको कहा जाता है। कह रहे इंट्रामस्कुलर को हम मसल्स में देंगे, इंट्रावीनस को डायरेक्टली ब्लड में ड्रग जा रही है। कह रहे व्हाट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट? वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए मिथेनॉल से करोगे, फिनोल बोरिक एसिड से करोगे, क्या क्लोरीन को यूज करेंगे। बिल्कुल सही है तुम्हारा ऑप्शन 2। साइंस ऑफ पॉइजन्स की स्टडी बच्चों, विच आर हार्मफुल। अब पॉइजन्स क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं, फटाल होते हैं ह्यूमंस के लिए। तो पॉइजन्स की स्टडी को क्या बोलते हो? टॉक्सिकोलॉजी बोलते हो। पॉइजन्स की स्टडी को क्या कहेंगे? टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन भी है ये, जो तुम्हारा प्रीवियस था ना पेपर, उसमें पूछा हुआ था। हाँ, किसकी स्टडी है? पॉइजन्स की। फार्माकोडायनेमिक, देखो फार्माकोलॉजी की 2 मेन ब्रांच, फार्माकोडायनेमिक, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या ड्रग इफेक्ट शो कर रही है ना। तो वो डायनेमिक में आता है। एक फार्माकोकाइनेटिक, जो कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, एडीएमई की स्टडी पढ़ते हो। बाकी फार्मेसी है, फार्माको इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ पर टॉक्सिकोलॉजी करेक्ट हो गया। पॉइजन्स की स्टडी को टॉक्सिकोलॉजी कहते हो। स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ये लिखा हुआ है। फार्माको इकोनॉमिक्स जो होता है स्टडी ऑफ कोर्स इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग, और डायनेमिक में ड्रग डज टू द बॉडी। ओके, क्या डैश इज डिफाइंड एज द अमाउंट या परसेंटेज ऑफ एक्टिव ड्रग दैट इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ए गिवन डोजेज फॉर्म। अमाउंट या परसेंटेज ऑफ एक्टिव ड्रग जो अब्जॉर्ब हो रही है गिवन डोजेज फॉर्म से। बच्चों कह रहे बायो अवेलेबिलिटी कहोगे। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है केमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, है ना। जैसे कि तुम्हारी नॉन पोलर ड्रग पोलर में कन्वर्ट होती है बायो ट्रांसफॉर्मेशन में, है ना। लिपोफिलिक ड्रग हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होती है। लिपिड सोल्यूबल ड्रग वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट होते हैं। कुछ भी कह सकते हो तुम इनमें से, है ना, ताकि तुम्हारा जो ड्रग है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सके, क्योंकि यूरिन पोलर होता है। बाकी रीनल एक्सक्रीशन लिखा हुआ है रिटार्डिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो हमारा जो अमाउंट या परसेंटेज ऑफ एक्टिव ड्रग दैट इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ए गिवन डोजेज फॉर्म इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। और आईवी रूट से ड्रग दोगे तो बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। इसका और डेफिनेशन है जैसे कि रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट फॉर ड्रग रिसेप्टर्स डैश इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग बिटवीन ड्रग की, इसके रिसेप्टर से बाइंडिंग की जो स्ट्रेंथ है ना, कितनी स्ट्रेंथ से ड्रग रिसेप्टर से बाइंड कर रही है। एबिलिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर, इसे क्या कहते हैं? पार्शियल एगोनिस्ट कहोगे, एफिनिटी कहोगे, एंटागोनिस्ट की पोटेंसी, है ना।
तो ये जो स्ट्रेंथ होती है दिस इज नोन एज एफिनिटी। एफिनिटी कहोगे तुम इसको, स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग ड्रग की रिसेप्टर से बाइंड करने की जो स्ट्रेंथ है दिस इज नोन एज एफिनिटी। और पोटेंसी क्या होती है, पोटेंसी होती है अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट। मतलब एक स्पेसिफिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराने में तुम्हें कितनी ड्रग की जरूरत है, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड होता है तुम्हारा इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कितना ड्रग का अमाउंट हमें चाहिए, है ना। जितने कम अमाउंट पे ड्रग अगर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी वो जितनी ज्यादा पोटेंट हो जाएगी बच्चों, है ना। तो ये पोटेंसी होता है। एफिनिटी का मतलब हो गया एबिलिटी ड्रग की रिसेप्टर से बाइंड करने की, है ना, किसी स्ट्रेंथ से ड्रग रिसेप्टर से बाइंड कर रही है। बाकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी होता है बच्चों एक, उसको मतलब होता है एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू एक्टिवेट और इंड्यूस कन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर। रिसेप्टर में जो कन्फर्मेशनल चेंज प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो हमारा जो एगोनिस्ट होते हैं बच्चों, इनकी क्या होती है, एफिनिटी होती है और मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी आपकी 0 से 1 होती है, तो एगोनिस्ट की इंट्रिंसिक एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, मतलब कि 1 होती है। एगोनिस्ट बच्चों एक्टिवेट करेंगे रिसेप्टर को और मैक्सिमम इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, तो इनकी एफिनिटी होती है और मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है तुम्हारे एगोनिस्ट की बच्चों। एंटागनिस्ट में एफिनिटी तो होती है लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 होती है। रिसेप्टर से बाइंड तो करते हैं एंटागनिस्ट लेकिन इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते ना। तो एंटागनिस्ट की एफिनिटी है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 होती है। एंटागनिस्ट बाइंड करेंगे रिसेप्टर से बट कोज नो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, या उनको एक्टिवेट नहीं करा रहे, है ना। पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं बच्चों एक, उनकी एफिनिटी होती है और सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं टू प्रोड्यूस सब मैक्सिमल इफेक्ट। एक इनवर्स एगोनिस्ट होते हैं जो तुम्हारे ऑप्शन में भी दिया हुआ था ना, एक्टिवेट रिसेप्टर करेंगे रिसेप्टर को टू प्रोड्यूस इफेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट प्रोड्यूस बाय एगोनिस्ट, इसलिए इनको इनवर्स एगोनिस्ट कहते हैं। ओके, इनमें एफिनिटी होती है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी इनकी -1 होती है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग एड्रिनर्जिक ड्रग इज यूज सेंट्रल स्टिमुलेंट है बच्चों। एड्रिनलिन है बच्चों, डोपामिन, फिनाइलेफ्रिन, एम्फेटामिन, तो आपका सेंट्रल स्टिमुलेंट CNS स्टिमुलेंट आपका एम्फेटामिन होता है। ओके, इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स फॉलोइंग एग्जाम्पल है मेटालोप्रोटीन्स का। मेटालोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो बच्चों मेटल है ना। केजीन ऑफ मिल्क तो तुम्हारा फोस्फोप्रोटीन में आता है, जो केजीन है बच्चों फोस्फोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। इम्यूनोग्लोबुलिन G दे रखा है, फेरिटिन दे रखा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा फेरिटिन जो होता है वो करेक्ट हो जाएगा। मेटालोप्रोटीन हमारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं जिनमें मेटल एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। आयरन जो होता है तुमने पढ़ा होगा स्टोर होता है फेरिटिन की फॉर्म में और ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसफेरिन की फॉर्म में ना। तो ये फेरिटिन क्या है, आयरन स्टोर होता है फेरिटिन की फॉर्म में, स्टोर करती है आयरन को Fe3+ विद इन प्रोटीन शेल। केजिन ऑफ मिल्क मैंने आपको बताया फोस्फोप्रोटीन्स में आता है, तो यहाँ पर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो फोस्फेट ग्रुप होगा। इम्यूनोग्लोबुलिन G हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स में आते हैं, इनमें जो आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स में। ओके, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या है हमारा बच्चों, ये एक फ्लेवो प्रोटीन होती है, इसमें फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, नहीं तो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल से 3 मतलब कि फैटी एसिड अटैच है। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल आर कंपोज्ड ऑफ डैश फैटी एसिड एस्टर ईच इन एस्टर लिंक विद सिंगल ग्लिसरॉल। कह रहे ग्लिसरॉल के साथ कितने फैटी एसिड एस्टर लिंकेज बना रहे हैं भाई, नाम बता रहा है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। कितने फैटी एसिड होंगे, 3 होंगे मेरे बच्चों, नाम से पता लग रहा है तुम्हें। तो यहाँ पर तो सिंपल सा ऑप्शन 1 हो जाएगा। 3 कह रहे ट्राई ग्लिसराइड्स जो होते हैं, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल्स भी कहते हो तुम इनको बच्चों। ये क्या है, एस्टर डिराइव्ड फ्रॉम ग्लिसरॉल विद 3 फैटी एसिड। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सिंगल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 3 फैटी एसिड टू क्रिएट एस्टर बॉन्ड और एक ट्राइग्लिसराइड जनरेट होता है ना। तुम्हारा देखो बच्चों ग्लिसरॉल ऐसे होता है CH2OH CHOH और CH2OH, ये तुम्हारा ग्लिसरॉल होता है ना। तो यहाँ पर तुम्हारे जो है OH ग्रुप से तुम्हारा जो फैटी एसिड क्या होते हैं, RCOH ऐसे होते हैं। तो हमारा जो है इसका ये जो है फैटी एसिड का COH ग्रुप और इसका OH ग्रुप एस्टर लिंकेज बनाएंगे, वाटर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर CH2O C डबल बॉन्ड OR, ऐसे ही नीचे वाले दोनों के साथ बन जाएगा, है ना। मतलब क्योंकि
ट्राइग्लिसराइड ना, तो यहाँ पर 3 फैटी एसिड आके लगेंगे, है ना बच्चों, ऐसे ही इस नीचे वाले के, तो इसीलिए इसको कहा। ये मेरा हिसाब से आपको समझ आ गया। कह रहे मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड एनिमल सेल्स में, एनिमल सेल्स में जो है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड कौन सा होता है? काइटिन दे रखा है तुम्हें बच्चों, सेलुलोज दे रखा है, डेक्स्ट्रान है कि ग्लाइकोजन? तो हमारा एनिमल्स में जो होता है ग्लाइकोजन होता है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, है ना। ओके, तो यहाँ पर ग्लाइकोजन करेक्ट आंसर हो जाए। ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम टुगेदर विद इट्स बाउंड कोएंजाइम एंड मेटल लाइन इज कॉल्ड एज। कंप्लीट एंजाइम, होलो एंजाइम जिसे कहते हो। एपोप्रोटीन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, होलो एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, कोफैक्टर और हेप्टेन दे रखा है। तो यहाँ पर आपका होलो एंजाइम करेक्ट हो गया। कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम टुगेदर विद इट्स बाउंड कोएंजाइम या मेटल लाइन, उसे आप होलो एंजाइम कहते हो। इसमें इनएक्टिव प्रोटीन पार्ट होता है जैसे एपो एंजाइम जो कि प्रोटीन पार्ट होता है, और एक नॉन प्रोटीन कॉम्पोनेंट होता है बच्चों, ओके, जो कि कोफैक्टर है। एपो एंजाइम क्या हो गया तुम्हारा? प्रोटीन कंपोनेंट जो होता है एंजाइम का। होलो एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, है ना। कंप्लीट एंजाइम जो होता है। कोफैक्टर बच्चों नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है जो कि एक्टिविटी के लिए ज़रूरत होती है इसकी, जैसे मेटल लाइंस होते हैं। हैप्टन्स जो दिया दे रखा था ऑप्शन में, हैप्टन्स क्या होते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है दैट ट्रिगर इम्यून रेस्पॉन्स ओनली व्हेन अटैच्ड टू अ लार्ज कैरियर, ओके। नेक्स्ट फॉलोइंग WBC इज नॉट ए ग्रैनुलोसाइट्स। बच्चों हमारा जब WBCs होते हैं ल्यूकोसाइट्स होते हैं। ल्यूकोसाइट्स आपके ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स आते हैं। ए ग्रैनुलोसाइट में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स आते हैं। तो कह रहे ग्रैनुलोसाइट्स नहीं है, तो न्यूट्रोफिल्स नहीं है, इओसिनोफिल, बेसोफिल, तो क्या है? लिम्फोसाइट्स है बच्चों। ए ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं तुम्हारे लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ओके। तो हमारे WBCs को डिवाइड करा गया 2 मेन कैटेगरीज में बेस्ड ऑन वेदर दे कंटेन विजिबल ग्रैनुल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। तो ए ग्रैनुलोसाइट्स में लेक्स विजिबल ग्रैनुल्स इन देयर साइटोप्लाज्म हैव ए नॉन लोब्ड न्यूक्लियस, है ना, जैसे लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। और ग्रैनुलोसाइट्स में क्या? माइक्रोस्कोपिक ग्रैनुल्स होते हैं फिल्ड विद एंजाइम्स एंड अदर केमिकल मीडिएटर्स। ये 3 स्पेसिफिक होते हैं, कौन कौन से? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स, ओके। चैप्टर की बात हो रही है, फार्मेसी एक्ट के चैप्टर। कौन सा चैप्टर है तुम्हारा जो फार्मेसी एक्ट 1948 का, इसके चैप्टर की बात हो रही है? इज रिलेटेड विद द PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन आता है बच्चों, 5 वाला मिसलेनियरी होता है ना, मिसलेनियस होता है। चैप्टर नंबर मैंने बताया था पहले PCI आएगा फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल। चैप्टर नंबर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन PCI का, चैप्टर नंबर 3 में स्टेट फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर नंबर 4 में रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या बन गया? ऑप्शन 4 बन गया, चैप्टर 2। और अगर सेक्शन की बात आए तो सेक्शन 3 आता है तुम्हारे PCI के लिए बच्चों, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है, यही लिखा हुआ है। हमारे फार्मेसी एक्ट 1948 का जो है इसमें 5 चैप्टर 46 सेक्शन है, 5 चैप्टर्स के बारे में तुमको बता दिया। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का जो तुम्हारा एक्ट है, ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर ए नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग। एक ड्रग को मैन्युफैक्चर्ड करा गया अंडर अ नेम, जो दूसरी ड्रग से, वो नाम दूसरी ड्रग से बिलोंग करता है। ये कौन सी ड्रग है? मिसब्रांडेड है, अडल्ट्रेटेड, स्पूरियस है कि पॉइजनस है? बताओ भाई। भाई स्पूरियस है, क्या होगा? स्पूरियस होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट है। देखो मिसब्रांडेड ड्रग कब होगी? वैन जो है नोट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर, इफ इट कंटेन कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब, इफ इट्स लेबल बियर फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, तो ये मिसब्रांडेड है। अडल्ट्रेटेड का मतलब है कुछ मिलावट है ना। इफ ड्रग कंटेन फिल्थी या डिकम्पोज सब्सटेंस हैज़ बीन प्रिपेयर्ड और पैक्ड और स्टोर्ड अंदर इन सैनिटरी कंडीशन में उसे प्रिपेयर करा गया, पैक करा गया, कोई हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस है बच्चों, तो आपका अडल्ट्रेटेड है। स्पूरियस में क्या है? एक तो आप सब्स्टिट्यूशन, इमिटेशन, रिजेंबल ड्रग याद रखना, और अगर इंपोर्ट करा गया, मैन्युफैक्चर करा गया अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू ड्रग, जो तुम्हें क्वेश्चन में बना हुआ था, सीम्स टू बी प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चर ऑफ व्हम इट इज नॉट ट्रूली अ प्रोडक्ट, तो ये तुम्हारा क्या है? स्पूरियस है। बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, हमें आने चाहिए। अंडर विच सेक्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 नार्कोटिक कमिश्नर इज अपॉइंटेड। बच्चों नार्कोटिक कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, सेक्शन 5, 6, 8 या फिर 9A। तो सेक्शन नंबर 5 में नार्कोटिक कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए सेक्शन नंबर 5 होता है बच्चों, है ना। तो लिख रखा है सेक्शन नंबर 5 जो ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के लिए है। 6 में नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंसल्टेटिव कमेटी आती है।
सेक्शन नंबर 8 में प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन ऑपरेशंस और 9A में पावर टू कंट्रोल एंड रेगुलेट कंट्रोल्ड सब्सटेंसेज। ओके, विच सेक्शन ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। अब हमारा MTP एक्ट जो है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का, इसके रूल्स 1975 में आए। टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ प्रिवेसी ऑफ अ वुमेन। तो बताइए कौन सा सेक्शन की बात हो रही है? सेक्शन नंबर 7 है, 5A है, 6 है कि 8 है? तो भाई ये तुम्हारा सेक्शन 5A होता है, विच टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ प्रिवेसी ऑफ आ वुमेन। ओके, तो कह रहा है जो 5A सेक्शन क्या कहता है, दैट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन नॉट शेयर वुमेन्स नेम और अदर डिटेल्स विदाउट लीगल ऑथोराइजेशन। एनीवन हु वॉलेट्स दिस सेक्शन can be punished with imprisonment, a fine, or both. Purpose of this section is to protect the privacy of a woman who have had an abortion. Okay, in India, how many members in state pharmacy council are elected from amongst themselves by the members of each medical council or by the council of medical registration of the state? है ना? तो बताइए कितने मेंबर जो हैं मेडिकल काउंसिल से आते हैं? तुम्हारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जो इलेक्टेड मेंबर की बात हो रही है, 1 2 3 या 4, तो एक ही मेंबर आता है बच्चों, है ना? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जो इलेक्टेड मेंबर हैं, तो 6 तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं और 1 जो है मेडिकल काउंसिल वाला जो है वो 1 होता है। ओके, बाकी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी 5, और एक्स ऑफिशियो में तुम्हारे जो है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट एनालिस्ट। ओके, फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल एड ऑफ नेचुरल ओरिजिन बिलोंग टू क्लास ऑफ थिकनिंग एजेंट। बताओ बच्चों थिकनिंग एजेंट कौन सा है? हनी होता है, नटमग होता है, रोज होता है, ट्रागाकैंथ होता है। तो हमारा जो एस्ट्रागेलस गमीफर लेगुमिनोसी फैमिली वाला ट्रागाकैंथ होता है ना, तो यही थिकनिंग एजेंट होता है बच्चों। ओके, अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल ड्रग, फॉलोइंग ड्रग वर्क एज अ पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेसेंट है बच्चों, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को डिप्रेस करा रहा है। बेलाडोना तुम पढ़ते हो एंटीकोलिनर्जिक होता है, तो पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेसेंट क्या हो गया? बेलाडोना हो गया ना। बाकी कैस्ट्रोल, रुबाब या नीम नहीं होगा, यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 1 हो गया बेलाडोना, ट्रोपिन अल्कलॉइड्स वाला। ओके, बाकी कैस्ट्रोल आपका रिसिनस ऑयल होता है ना, रिसिनस कॉम्युनिसी फोरबिएसी फैमिली। ओके, इसी में रिसिनोलिक एसिड होता है बच्चा। रुबार्ब दे रखा है तुम्हें, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड का सैनाल रुबार्ब का स्क्वायर आप पढ़ते हो। बाकी नीम एज डायरेक्टर इंडिका मिलिएसी फैमिली पढ़ते हो इसकी। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग इज ड्राइड यूजिंग स्प्रे ड्रायर को यूज करके तुम किस किस को ड्राई कर लोगे बताओ? सीड्स को, पपाया लेटेक्स को, सिंकोना बार को, रसबेरी लीव्स को। तो हम करेंगे किसको? लेटेक्स, पपाया लेटेक्स के लिए स्प्रे ड्रायर को यूज़ करेंगे बच्चों। स्प्रे ड्रायर से किसको इसको ड्राई करोगे? पपाया लेटेक्स को, टैनिन्स को, पैक्टिन्स को, है ना। और वैक्यूम डिजिटालिस लीव्स के लिए वैक्यूम ड्रायर यूज़ करोगे, और जो तुम्हारे सिंकोना बार्क, रसबेरी लीव्स, बेलाडोना रूट्स, इन सब के लिए ट्रे ड्रायर यूज़ करोगे। ओके, इन अडल्ट्रेशन ऑफ नेचुरल ड्रग विच द फॉलोइंग कंडीशन रेफर्स टू इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ द ड्रग, है ना। स्पॉइलेज है, इन्फीरियरिटी है, डिटीरियोरेशन है कि सब्स्टिट्यूशन है? तो कह रहे हैं इम्पेयरमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द ड्रग, दिस इज नोन एज डिटीरियोरेशन। ओके, तो जो अडल्ट्रेशन होता है इसके डिफरेंट कंडीशंस होता है, जैसे कि एडमिक्सचर हो गया, एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अनदर ड्यू टू इग्नोरेंस या केयरलेसनेस या बाय एक्सीडेंट। ओके, सोफिस्टिकेशन का मतलब होता है इंटेंशनल या डेलिब्रेट टाइप का अडल्ट्रेशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अकर व्हेन अ टोटली डिफरेंट सब्सटेंस को ऐड कर दे इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल ड्रग। डिटीरियोरेशन का मतलब होता है इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ द ड्रग। स्पॉइलेज का मतलब अटैक ऑफ माइक्रोब्स। इन्फीरियरिटी का मतलब तो कोई भी सबस्टैंडर्ड ड्रग यूज करिए। ओके, इन नेचुरल ड्रग व्हाट इज द सोर्स ऑफ एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स का सोर्स क्या है? सोर्स बताना है एंथ्रासीन, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स का। टोबैको तो नहीं होता, हॉर्स चेस्टनट, रुबार्ब दे रखा भाई तुम्हें एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स का, रुबार्बियम, पामेटम, है ना। बाकी ऐसा फोर्टिडा, फिरूला फोर्टिडा, डेविल्स डंग इसका सिनोनिम होता है। ओलियोगम रेजिन्स, मैसाफोटिडा आता है ना। तो यहाँ पर रुबार्ब करेक्ट हो गया। फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट्स ऑफ फंक्शन ऑफ मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी, मिनरल्स के फंक्शन बताने हैं बच्चों। कह रहे दे एक्ट एज गुड सोर्स, विटामिन ई का सोर्स होते हैं। मेंटेन करेंगे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड्स, एसेंशियल है फैट के ऑक्सीडेशन के लिए। लो करेंगे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल। तो भाई मिनरल्स क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बॉडी फ्लूइड्स का, है ना बच्चों, मिनरल्स हो। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। हमारे मिनरल्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, ये रोल प्ले करते हैं वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। कौन कौन से? अब प्राइमरी फंक्शन जो होता है स्पेसिफिक मिनरल नोन एज इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? रेगुलेट करना, मेंटेन करना फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन विद इन बॉडी फ्लूइड्स। दिस बैलेंस एसेंशियल फॉर प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए, नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन के लिए, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होता है। ओके,
फॉलोइंग डिजीज इज अ डिजीज ऑफ जेनेटिक ओरिजिन इन ह्यूमंस, है ना। तो डिजीज ऑफ जेनेटिक ओरिजिन, देखो टाइफॉइड तो नहीं होता, चिकन पॉक्स भी नहीं होता, कोलेरा भी नहीं होता, क्या बचा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाएगा, है ना। चिकन पॉक्स जो है बच्चों वेरिसिला जूस्टर वायरस कोज कराएगा, VZ वायरस, तो एक वायरल डिजीज है। कोलेरा कराएगा विब्रियो कोलेरा जो कि कोमा शेप बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियल डिजीज हो गई। टाइफॉइड कोज कराएगा साल्मोनेला टाइफाई जो कि एक बैक्टीरिया है, तो ये भी बैक्टीरियल डिजीज हो गई। बाकी जेनेटिक ओरिजिन वाली डिजीज़ आपकी मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है। अब पढ़ लो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में, क्या है, एक ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिजीज करेक्टराइज बाय प्रोग्रेसिव वीकनेस हो जाती है, डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स दैट कंट्रोल मूवमेंट, इट इज इनहेरिटेड एंड पास डाउन थ्रू जीन्स, ओके। बाकी टाइफॉइड मैंने आपको बता दिया, चिकन पॉक्स और कोलेरा के बारे में, ओके। कह रहे फॉलोइंग शो का हैपन इन अ स्टेट ऑफ सीवियर रिएक्शन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, हमारी बॉडी में कोई ड्रग का सीवियर रिएक्शन होगा तो कौन सा शोक होगा, कार्डियोजेनिक होगा बच्चों, एनाफाइलैक्टिक होगा, हेमरेजिक होगा कि सेप्टिक होगा, तो ये आपका एनाफाइलैक्टिक शोक होगा, जहां पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, एनाफाइलैक्टिक शोक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या बताया मैंने तुमको, एड्रेनलिन बताया, या एपिनेफ्रिन भी कह सकते हो। कह रहा एनाफाइलैक्टिक शोक क्या होता है, सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस टू अ सब्सटेंस मोस्ट कॉमनली ड्रग जैसे कि पेनिसिलिन, फूड या इंसेक्ट स्टिंग, इट अकर व्हेन द बॉडीज इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट टू अ फॉरेन केमिकल कोजिंग अ मासिव रिलीज ऑफ हिस्टामिन, ओके। अगार अगार इंपॉर्टेंट एल्गी प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है हमें, अगार जो होता है रेड एल्गी से मिलता है, जैसे कि तुम्हारा जेलिडियम होता है, तो यहाँ पर देखो अमीबा पैरामीशियम यीस्ट तो नहीं होगा, तो हमारा जो है जेलिडियम अमनसी जो कि रेड एल्गी होते हैं, इसे तुम्हें अगार मिलता है बच्चों के। अगर रेड एल्गी से ऑब्टेन होगा इस जल्दी में जेलिडियम अमनसी होगी, ग्रासिलेरिया हो गया, टीरोक्लेडिया हो गया। अगार के बारे में और भी लिखा हुआ है, कह रहा है कि रुदिनियम रेड का पिंक कलर देता है ना। और इसे केमिकल कॉन्स्टेंट देखोगे तो इसमें अगार है, उस अगारोपैक्टिन प्रेजेंट है। अगारोपैक्टिन जो है इसकी विस्कोसिटी, अगार की विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगार के यूज देखोगे तो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, बल्क लैक्सेटिव होता है, सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर मीडिया के लिए, और फूड के प्रोडक्शन में, जेलीज में, आइसक्रीम में, और वेजिटेरियन सब्स्टिट्यूट्स फॉर जिलेटिन के लिए, ओके। बाकी यीस्ट आपका फंगस है, पैरामीशियम और अमीबा हमारे प्रोटोजोन्स होते हैं, ओके। कह रहे फॉलोइंग डिजीज जो कि हैंसन डिजीज, बच्चों लेप्रोसी को तुम क्या कहते हो, हैंसन डिजीज कहते हैं हम लेप्रोसी को। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है लेप्रोसी कोज करा देगा, तो यहाँ पर सिंपल सा हो गया तुम्हारा। बाकी मलेरिया, हिपेटाइटिस दे रखा है, टिटेनस दे रखा है, यहाँ पर आपका लेप्रोसी करेक्ट हो गया। फॉलोइंग इज ए कार्डिक मैनिफेस्टेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन द ह्यूमन बॉडी, तो कार्डिक मैनिफेस्टेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन बताना है, तो अरिदमिया, कॉन्स्टिपेशन, एडिमा, स्किन रैश, तो यहाँ पर अरिदमिया हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट डायबिटीज मेलिटस इज ड्यू टू इनएडिक्वेट अमाउंट या लॉस ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ डैश हार्मोन द बॉडी, तो डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है बच्चों, हमारा इंसुलिन कम हो जाएगा। अब इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूकोज बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लाइकोसूरिया देखने को मिलता है तुम्हें डायबिटीज मेलिटस में, तो क्या होगा भाई, हमारा इंसुलिन कम हो गया, तो क्या है, इनएडिक्वेट अमाउंट हो गया या लॉस ऑफ सेंसिटिविटी हो गई, किसकी, इंसुलिन की, है ना। बाकी एड्रेनलिन जो कि एपिनेफ्रिन होता है तुम्हारा, ऑक्सीटोसिन तुम्हारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा इंसुलिन करेक्ट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट्स द फार्मास्यूटिकल फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस इन ए हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस के फार्मास्यूटिकल फंक्शंस, कर फर्निशिंग ड्रग इन्फॉर्मेशन टू फिजिशियंस एंड अदर प्रोफेशनल स्टाफ से ड्रग यूज रिव्यू, देखो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे बच्चों तुम्हारे, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू स्टडी ग्रुप ऑन हॉस्पिटल्स फॉर अप टू 400 बेडेड इन हॉस्पिटल्स हाउ मेनी फार्मासिस्ट नीडेड, तो इसके लिए हम याद रखते, देखो ऊपर 50 नीचे 500 लिख के मैं आपको याद कर 100 200 और 300 लिख के याद कराती हूँ ना, तो ये होता है 3 और 2 5 और 3 8 और 10 और 5 15, तो देखो बच्चों अब तुमसे 400 के लिए पूछा है तो इन दोनों के बीच में आएगा 300 और 500, 10 और 15 के बीच में, देखो 10 और 15 के बीच में तो तुम्हें सिर्फ 15 ही दे रखा है बच्चों, है ना। बाकी 3 5 और 7 तो होंगे नहीं, 50 बेड का पूछो तो आप 3 कह देते, 100 बेड के लिए आप 5 कह देते, है ना, 7 मतलब कि 8, 200 बेड के लिए 8 होता है, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया बच्चों। फॉलोइंग इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी यूज टू कंट्रोल ड्रग कॉस्ट इन हॉस्पिटल फार्मेसी, में ड्रग की कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी कौन सी नहीं है ड्रग की कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, कह रहे रिड्यूसिंग ड्रग प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट, सेलिंग
अनलेबल्ड बोतल ऑफ ड्रग, इन्वेंट्री मैनेज करना या यूज ऑफ थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट, तो कौन सा नहीं है? तो बच्चों अनलेबल्ड बोटल्स को थोड़े यूज करोगे ना, मतलब कि सेल करोगे, तो ऑप्शन 2 हो गया। नोट पूछा हुआ था, कह रहा सेलिंग अनलेबल्ड या री पैकेज्ड विदाउट प्रॉपर लेबलिंग बोटल्स ऑफ ड्रग इलीगल है, अनइथिकल है एंड पोजेस a major threat to patient safety due to risk of medication error. ओके, कह रहे विच कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। भाई अब तुम्हारा जो ब्लड होता है, ब्लड में तुम्हारा 55% तो क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और 45% तुम्हारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। ओके, तो आरबीसीज को तुम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हो, डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स कहते हो, प्लेटलेट्स तुम्हारे थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स क्यों? थ्रोम्बस मतलब क्लोट है ना, क्योंकि प्लेटलेट्स ब्लड की क्लोटिंग के लिए जरूरी होते हैं। आरबीसी का काम क्या होता है? ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है ना, वो आरबीसीज के पास है। जो तुम्हारे रेड ब्लड सेल्स होती है इरिथ्रोसाइट्स के पास है। यही पूछ रखा है कौन सा कॉम्पोनेंट ब्लड का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। भाई तुम्हारे आरबीसीज होती है जिन्हें तुम इरिथ्रोसाइट्स कहते हो, ल्यूकोसाइट्स जो कि तुम्हारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं, इन्फेक्शन से फाइट करेंगे, और थ्रोम्बोसाइट जो कि प्लेटलेट्स होते हैं, वो क्या करेंगे? ब्लड की क्लोटिंग के लिए जरूरी होते हैं। ओके, कह फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टाइप ए बी ब्लड, है ना। तो ब्लड के ऊपर देखो, दूसरा क्वेश्चन है ब्लड के ऊपर ही। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, हमारा ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है ना। तो जो ए ब्लड ग्रुप है ना, तो उसमें जो एंटीजन है आरबीसी की सरफेस पे वो ए होता है और एंटीबॉडी बी होती है। बी ब्लड ग्रुप वाले में बी एंटीजन होगा, ए एंटीबॉडी होगी। ए बी ब्लड ग्रुप जो है इसमें क्या है बच्चों? ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती। और जो ओ ब्लड ग्रुप है इसमें एंटीबॉडी नहीं होती, एंटीजन नहीं होते, और एंटीबॉडी ए और दो एंटी ए और एंटी बी दोनों प्रेजेंट है। एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर होते हैं, एंटीबॉडी प्लाज्मा में होती है। तो अब तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक पूछिए ए बी ब्लड ग्रुप की, कह रहे हैं एंटी ए एंटीबॉडी, तो एंटी ए एंटीबॉडी तो तुम्हारे बी वाले में थी, एंटी बी एंटीबॉडी तुम्हारे ए वाले में थी, है ना, और बाकी रखे दोनों ए और बी एंटीजेंस, ये करेक्ट है भाई। फिर कह रहे हैं नीदर ए नॉर बी एंटीजेंस, ये तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक ओ वाले की है। समझ आ गया मेरे हिसाब से तुम्हें ऑप्शन 3 है ना, ठीक है। तो ये जो मैंने तुम्हें बताई ना सारी बातें, वही इसमें लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट है विच प्लाज्मा प्रोटीन प्लेज अ की रोल इन ब्लड की क्लोटिंग में। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रोल प्ले करता है? एल्ब्यूमिन है तुम्हारा। तो एल्ब्यूमिन जो होता है बच्चों, ये जो एसिडिक ड्रग होती है वो बाइंड करती है एल्ब्यूमिन से। मोस्टली ड्रग किससे बाइंड करती है? एल्ब्यूमिन से। ओके, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ब्लड का वो भी मेंटेन करके रखता है आपका एल्ब्यूमिन, ध्यान रखना है एल्ब्यूमिन के बारे में। ये 3-4 बातें जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो एसिडिक ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड करते हो, बेसिक ड्रग अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करती है ना। तो आपका यहाँ पर ब्लड की क्लोटिंग के लिए फिब्रिनोजन हो जाएगा, बाकी ग्लोबुलिन है, हीमोग्लोबिन है। तो ब्लड की क्लोटिंग की बात है तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर हो जाएगा फिब्रिनोजन हो जाएगा, ऑप्शन 3। फिब्रिनोजन क्या है? सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन जो कि लीवर में प्रोड्यूस होती है। इसका रोल होता है इन द ब्लड के क्लोटिंग प्रोसेस। जब इंजरी होती है, एंजाइम जिसे थ्रोम्बिन कहते हो वो कन्वर्ट करेगा फिब्रिनोजन को, फिब्रिन में कन्वर्ट करा देता है, जो कि इनसोल्यूबल थ्रेड लाइक प्रोटीन होता है। ओके, दीज थ्रेड्स कह रहे हैं ये जो फिब्रिन के थ्रेड्स होते हैं इंटरवीव टू द मैश लाइक नेटवर्क एट द वोंड साइट, ट्रैपिंग ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स टू फॉर्म ए स्टेबल ब्लड क्लोट प्रिवेंटिंग एक्सेस ब्लड लॉस। ओके, बाकी एल्ब्यूमिन जो है मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन होती है। प्राइमरी फंक्शन जो होता है मेंटेन करना कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ट्रांसपोर्ट करना सब्सटेंस जैसे कि हार्मोन्स एंड ड्रग्स। ओके, बाकी ग्लोबुलिन जो है प्रोटीन प्राइमरली इन्वॉल्व होती है बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स में, जैसे कि तुम्हारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, एंटीबॉडीज जो होते हैं, हाँ, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स एंड आयंस। हीमोग्लोबिन हमारा फाउंड इनसाइड द आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। ओके, प्राइमरी फंक्शन प्लेटलेट्स का तो बताया अभी, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हो। तो इनका काम क्या है? ब्लड की क्लोटिंग कराना, तो ब्लड को क्लोट कराने का काम है। ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, ये तुम्हारे आरबीसीज का काम है। इन्फेक्शन से फाइट डब्ल्यूबीसीज कर लेंगी। न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है हमारा प्लाज्मा। ओके, विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज बाय एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज, है ना। तो देखो भाई तुम्हारे ब्लड के ऊपर कई क्वेश्चन बने हुए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है हमारा ब्लड वाला टॉपिक। ओके, तो विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज बाय एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज, का नंबर एबनॉर्मल तरीके से बढ़ रहा है। दिस इज नोन एज ल्यूकीमिया। क्या कहोगे बच्चों? इसको ल्यूकीमिया कहेंगे, बाकी एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हीमोफीलिया दिया है। तो यहाँ पर ल्यूकीमिया होता है अब नॉर्मल तरीके से तुम्हारे डब्ल्यूबीसीज का काउंट बढ़ना, दिस इज नोन एज ल्यूकीमिया, है ना। तो कह रहे बोन मैरो प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मल इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज दैट डू नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली एंड मल्टीप्लाई अनकंट्रोल तरीके से मल्टीप्लाई होती रहती है। अनीमिया में कह रहे कि
रिडक्शन है आरबीसी से, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पीनिया का मतलब है कम, थ्रोम्बोसाइट्स कम, मतलब कि प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हीमोफीलिया में ब्लड क्लोट नहीं हो पाता है ना, तो यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंट होते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। तो यहाँ पर 8, 9 और 11 मैं आपको याद कराती हूँ, 8, 9 और 11 क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है। हीमोफीलिया ए में क्लोटिंग फैक्टर 8 डेफिशिएंट है, हीमोफीलिया बी में क्लोटिंग फैक्टर 9 डेफिशिएंट है, हीमोफीलिया सी में क्लोटिंग फैक्टर 11 डेफिशिएंट होता है। ओके, नेक्स्ट ये लिखा हुआ है यहाँ पर, हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इम्पेयर द बॉडीज एबिलिटी टू मेक ब्लड क्लोट्स। ओके, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसेप्टिक इज कॉमनली यूज्ड एज सर्जिकल स्क्रब एंड फॉर डिसइंफेक्टिंग स्किन बिफोर सर्जरी, से पहले स्किन के डिसइंफेक्शन के लिए बच्चों, और कॉमनली एज सर्जिकल स्क्रब इसको यूज़ करते हो। क्लोरहेक्सिडिन है, आयोडीन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इथेनॉल, तो बस किसको यूज़ करोगे, तो क्लोरहेक्सिडिन यूज़ करा जाता है बच्चों। कह रहे क्लोरहेक्सिडिन जो होता है स्पेसिफिकली क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक होता है, वाइडली यूज़ करते हो फॉर प्री ऑपरेटिव स्किन प्रेपरेशन के लिए एंड एज ए सर्जिकल स्क्रब, हाईली वैल्यूड फॉर इट्स रैपिड बैक्टीरियाइडल एक्टिविटी एंड इट्स यूनिक एबिलिटी टू बाइंड टू स्किन, प्रोवाइडिंग रेजिडुअल एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट दैट परसिस्ट फॉर several hours after application. Okay, which disinfectant is most effective against bacterial spores के अगेंस्ट बच्चों, इथेनॉल है, फिनोल है, ग्लूटरल्डिहाइड, क्वार्टन अमोनियम कंपाउंड। तो आपका ग्लूटरल्डिहाइड जो कि एक एल्डिहाइड में आता है ना, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड, ये स्पोर्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। ग्लूटरल्डिहाइड हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट होता है, केमिकल स्टरलेंट है, हाईली इफेक्टिव होता है अगेंस्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स विच आर नोटोरियसली रेजिस्टेंट टू मोस्ट स्टैंडर्ड डिसइंफेक्टेंट। ओके, कह रहे फॉलोइंग सल्फोनामाइड इज यूज्ड प्राइमरली फॉर ट्रीटिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। कह रहे सल्फाडायाजीन दे रखा है, सल्फासिटामाइड दे रखा है, सल्फापायरिडीन दे रखा है, सल्फासालाजीन दे रखा है ना बच्चों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है भाई, वहाँ पर इसमें आंसर में सल्फाडायाजीन दिया। बाकी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो होते हैं बच्चों, उसके लिए जो सल्फोनामाइड यूज़ होते हैं वो देखो तुम्हारा सल्फामिथोक्साजोल और सल्फिसोक्साजोल, ये तुम्हारे सल्फोनामाइड्स होते हैं, मोर कॉमनली एसोसिएटेड विद यूटीआई ट्रीटमेंट, स्पेसिफिकली इनको यूज़ करा जाता है बच्चों, ठीक है। बाकी इनका जो इन चारों में से ये दिया हुआ था सल्फाडायाजीन। कह रहा विच ड्रग इज नॉट कंसिडर्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेप्रोसी के लिए, लेप्रोसी को हैंसन डिजीज भी कहते हो, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है। रिफाम्पिसिन हमारी ऐसी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि लेप्रोसी में यूज़ होती है। डेप्सोन एंटी लेप्रोटिक होता है, डायमिनो डाइफेनाइल सल्फोन होता है, डेप्सोन लेप्रोसी में यूज़ करते हैं। क्लोफाजिमिन एक डाई है जो लेप्रोसी में यूज़ होती है, लेकिन आइसोनियाजिड तुम्हारी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है बच्चों, ठीक है। टीबी के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ करेंगे आइसोनियाजिड को। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 4 हो गया। विच एंटीसेप्टिक एजेंट वर्क बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन व्हेन अप्लाइड टू वुंड्स, प्रोवाइड बोथ क्लीनिंग और एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट। ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है बच्चों ये एंटीसेप्टिक। पोविडोन आयोडीन तो नहीं होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, सिल्वर सल्फाडायाजीन या बेंजलकोनियम क्लोराइड भी नहीं होगा। आंसर इज ऑप्शन 2 बच्चों तुम्हारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो हमारा माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है, यूज्ड ऑन द स्किन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन of minor cuts, scrapes and burns. It may also be used as mouth rinse to help remove mucus or to relieve minor mouth irritation. Okay, बाकी कह रहे काम कैसे करता है, रिलीज कराता है ऑक्सीजन व्हेन इट इज अप्लाइड टू अफेक्टेड एरिया। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन कोज फॉर्मिंग विच हेल्प टू रिमूव डेड स्किन एंड क्लीन द एरिया। दिस प्रोडक्ट शुड नॉट बी यूज टू ट्रीट डीप वुंड्स, को ट्रीट करने के लिए इसको यूज नहीं करते एनिमल बाइट्स और सीरियस बर्न्स के लिए। ओके, विच इन्वेंट्री कंट्रोल मैथड फोकस ऑन मिनिमाइजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट बाय मेंटेनिंग एन ऑप्टिमल ऑर्डर साइज, है ना। इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है बच्चों। तो कौन सी इन्वेंट्री कंट्रोल का जो तुम्हारा मेथड है फोकस करता है, मिनिमाइज करना है क्या, इन्वेंट्री कॉस्ट, है ना। इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करके बाय मेंटेन करते हैं इसमें ऑप्टिमल ऑर्डर साइज। तो एबीसी एनालिसिस है, एबीसी एनालिसिस मतलब होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो यहाँ पर आपके ए आइटम, बी आइटम और सी आइटम्स होते हैं एबीसी एनालिसिस में। ए आइटम जो होते हैं बच्चों तुम्हारे क्या होते हैं, बहुत ही जो होते हैं हाई वैल्यू वाले कॉस्टली आइटम्स होते हैं, जो टोटल इन्वेंट्री का सिर्फ 10% होता है लेकिन बजट 70% कंज्यूम कर लेंगे, जो ए आइटम होते हैं। फिर तुम्हारे बी आइटम्स होते हैं जो कि 20% इन्वेंट्री का 20% बजट कंज्यूम कर रहे हैं। सी आइटम होते हैं ये इन्वेंट्री का 70% है
और बजट सिर्फ 10% कंज्यूम कर रहे होते हैं, है ना। तो ये आपका ABC एनालिसिस में आता है। ओके, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि तुम्हारा आंसर हो जाएगा, है ना। मेंटेन करना एक ऑप्टिमल ऑर्डर साइज, मिनिमाइज करके इन्वेंट्री की कॉस्ट को मेंटेन करता है ऑप्टिमल ऑर्डर साइज। तो ये आपका EOQ एनालिसिस में आता है बच्चों। जस्ट इन टाइम और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी स्पेशली डिजाइन टू डिटरमाइन ऑप्टिमल ऑर्डर साइज एट मिनिमाइज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्लूडिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट को भी कम करते हैं, जिसमें कि होल्डिंग कॉस्ट आता है। इट प्रोवाइड अ बैलेंस दैट नीदर टू मच या टू लिटिल इन्वेंट्री। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से हम पता लगाते हैं EOQ से कि हाउ मच ऑफ इन्वेंट्रीज टू बी ऑर्डर्ड, कितनी इन्वेंट्री हमें ऑर्डर करनी है, ये हम पता लगाते हैं EOQ से। ओके, नेक्स्ट है विच सेल प्रमोशन टेक्निक इन्वॉल्व ऑफरिंग कंज्यूमर रिड्यूस प्राइस टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म सेल्स एंड मूव इन्वेंट्री, है ना। कौन सी टेक्निक है जिसमें क्या करते हो, प्राइस को रिड्यूस कर दोगे। अब प्राइस रिड्यूस होने से क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म सेल्स बढ़ जाएंगे बच्चों और इन्वेंट्री मूव होगी। लॉयल्टी प्रोग्राम है, कूपन है, फ्री सैंपल कॉन्टेस्ट, तो ये कूपन्स होते हैं बच्चों, है ना। कूपन्स प्रोवाइड करे जाते हैं। कूपन्स इसेंशियली वाउचर्स दैट प्रोवाइड अ डायरेक्ट डिस्काउंट, और प्रोडक्ट पे डायरेक्ट डिस्काउंट मिलता है तुमको। एनकरेजिंग कस्टमर टू बाय इमीडिएटली टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस लोअर प्राइस, है ना। बाकी लॉयल्टी प्रोग्राम कह रहे हैं, इनका एम क्या होता है, रिवॉर्ड रिपीट कस्टमर विद बेनिफिट ओवर टाइम। फ्री सैंपल्स यूज टू इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट बाय अलोइंग कस्टमर टू ट्राई इट बिफोर बाइंग। कंटेस्ट है, क्रिएट एक्साइटमेंट बाय ऑफरिंग प्राइस फॉर पार्टिसिपेशन। ओके, कह रहे व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इन द बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस सेक्टर। कमर्शियल बैंक का प्राइमरी जो है हमारा पर्पस क्या होता है, कह रहे इशू करते हैं करेंसी, प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फंड, ऐसा एक्सेप्ट करेंगे डिपॉजिट्स को, प्रोवाइड करेंगे लोन्स को, रेगुलेट करते हैं मनी सप्लाई। तो कमर्शियल बैंक बच्चों डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे प्राइमरी फंक्शन कमर्शियल बैंक का क्या होता है, ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करके लोन्स प्रोवाइड करा रहे होते हैं, है ना। तो कमर्शियल बैंक जो होते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फाइनेंशियल सिस्टम बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक इन वेरियस फॉर्म, जैसे कि सेविंग अकाउंट्स हो गए, करंट अकाउंट्स होते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, और ये लोन प्रोवाइड करते हैं, है ना। कह रहा है दे देन यूज करते हैं इन डिपॉजिट्स को टू प्रोवाइड लोन एंड क्रेडिट टू इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड अदर एंटिटीज फॉर वेरियस पर्पस, जैसे कि पर्सनल लोन होते हैं, बिजनेस लोन होते हैं, मोर्टेज और मोर, है ना। कह रहे विच रिक्रूटमेंट मैथड इन्वॉल्व प्रमोटिंग करंट एम्प्लॉयज टू हायर पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। करंट एम्प्लॉयज को ही हायर पोजीशन पे जो है रिक्रूट करा जा रहा है ना, प्रमोट करा जा रहा है। तो ये बच्चों इंटरनल रिक्रूटमेंट इसे कहा जाता है, एक्सटर्नल कैंपस एम्प्लॉय नहीं होगा, दिस इज नोन एज इंटरनल रिक्रूटमेंट बच्चों, है ना। कह रहा विच इवेल्युएशन मैथड इज टिपिकली यूज टू असेस फार्मासिस्ट परफॉर्मेंस बाय गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग सुपरवाइजर्स, पीयर्स एंड पेशेंट्स। सेल्फ असेसमेंट नहीं होता, पीयर रिव्यू, ऑब्जेक्टिव बेस्ड असेसमेंट नहीं है बच्चों, 360 डिग्री फीडबैक हो गया। ऑप्शन 2 कह रहा है जो 360 डिग्री फीडबैक होता है इस मेथड में कलेक्ट करते हैं फीडबैक फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल्स हु इंटरेक्ट विद एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग सुपरवाइजर, कलीग्स, सबऑर्डिनेट्स एंड समटाइम इवन क्लाइंट्स, प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ देयर परफॉर्मेंस। कह रहे फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉमनली यूज इन डेंटल प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट टूथ डीके बाय प्रोवाइडिंग रीमिनरलाइजेशन ऑफ द इनामल, है ना। तो टूथ डीके को प्रिवेंट करने के लिए बच्चों हमारा जो एंटी कैरीज एजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम फ्लोराइड हो गया, है ना। तो क्लोरहेक्सिडिन फ्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, ट्राइक्लोसन, तो आपका फ्लोराइड करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। विच इनहेलेंट इज प्राइमरली यूज एज ब्रोंकोडाइलेटर, है बच्चों इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा को ट्रीट करने के लिए एज अ ब्रोंकोडाइलेटर किसे यूज करोगे, प्राइमरली यूज कर रहे हो एज अ ब्रोंकोडाइलेटर। साल्ब्यूटामोल, बैक्लोमिथासोन, इप्राट्रोपियम या क्रोमोलिन सोडियम, तो यहाँ पर प्राइमरली हम साल्ब्यूटामोल को यूज करेंगे बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। बाकी ब्रोंकल अस्थमा की ड्रग्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, एक बार रिवाइज कर लो। यहाँ पे ब्रोंकोडाइलेटर में बीटा 2 के एगोनिस्ट होते हैं, जहाँ पे साल्ब्यूटामोल, टर्बिटालिन, साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल, बेम्बिटोल सब ड्रग्स आती हैं। मिथाइल सैंथिस में थियोफाइलिन, एमिनो थियोफाइलिन ये सब आते हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड आता है ना। बाकी तुम्हारे ल्यूकोट्राइन, एंटागोनिस्ट, मोटिल्यूका, जाफिल्यूकास्ट है, मास्टर सेल स्टेबलाइजर है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, कीटोटिफन, है ना। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है, सिस्टमिक और इनहेलेशनल्स, बाकी एंटी IgE एंटीबॉडी मोमेलिज्म बताएं। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के भी कई बार क्वेश्चन बने हैं, कौन से सिस्टमिक या कौन से इनहेलेशनल याद होने चाहिए। सिस्टमिक में हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, अदर्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड इनहेलेशनल्स में बैक्लोमिथासोन, डाइप्रोपियोनेट, ब्यूडिसोनाइड, फ्लूटिकासोन, प्रोपियोनेट, फ्लूनिसोलाइड और साइक्लिसोनाइड। ओके, जैसे फॉलोइंग एजेंट इज यूज एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट टू ट्रीट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए बच्चों रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है ना। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए
एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट तुम इसको यूज़ कर रहे हो। नैलोक्सोन है, डोक्साप्राम है, डायजेपाम है, प्रोपोफोल है ना। देखो प्रोपोफोल इटोमिडेट तुम्हारे वहाँ पढ़ते हो जनरल एनेस्थेटिक्स में, है ना। तो भाई ये तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट तो कहाँ ही होगा, डायजेपाम भी कहाँ होगा, नैलोक्सोन प्योरोपियोड एंटागनिस्ट तो बच्चा क्या डोक्साप्राम होता है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, निकेथमाइड भी होता है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी एक्शन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट इन रेस्पिरेटरी थेरेपी। एक्सपेक्टोरेंट का प्राइमरी एक्शन क्या होता है रेस्पिरेटरी थेरेपी में बच्चों, तो क्या होता है, सप्रेस करना कफ रिफ्लक्स को, रिड्यूस करना इन्फ्लामेशन को, इंक्रीज करना वॉल्यूम एंड रिड्यूस करना विस्कोसिटी म्यूकस की बच्चों, बाकी रिलैक्स ब्रोंकियल मसल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। विच इज सब्सटेंस इज कॉमनली यूज्ड एमिटिक इन टू इंड्यूस वॉमिटिंग इन केस ऑफ पॉइजनिंग। तो एमिटिक है बच्चों, वॉमिटिंग को इंड्यूस कराएगा, कौन सा बताओ, एक्टिविटी चारकोल नहीं कराएगा, आइपिक सिरप होता है, एमिटिक बिल्कुल, डायमिन हाइड्रोनेट या आपका एंटी हिस्टामिनिक या ऑन्डेंसिट्रोन तो एंटी एमिटिक होता है बच्चों। आपसे एमिटिक बताना है जो एमिसिस को इंड्यूस कराएगा, तो आंसर क्या होगा, आइपिकेक्स सिरप हो जाएगा। फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के जो फिजिकल मेथड है उसमें ड्राई हीट, मोस्ट हीट और रेडिएशन आ जाएगा। फिजिकल में क्या बचा, गैस स्टरलाइजेशन तुम्हारा केमिकल मेथड में आ जाएगा। ओके, तो फिजिकल मेथड में ड्राई हीट, मोस्ट हीट, रेडिएशन, केमिकल में गैस स्टरलाइजेशन हो जाएगा, बाकी स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड, मैकेनिकल में फिल्ट्रेशन। ओके, फॉलोइंग मेथड है फॉर प्रेपरेशन आई ऑइंटमेंट को बनाने के लिए, देखो ट्राइचुरेशन और फ्यूजन मेथड बच्चों दोनों मेथड को यूज करोगे, ट्राइचुरेशन एज वेल एज फ्यूजन, तो आंसर हमारा बोथ हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट वैनिशिंग क्रीम में याद रखना स्टीयरिक एसिड होता है। वैनिशिंग क्रीम मैंने आपको वाव से याद करा रखा है, ऑयल इन वाटर इमल्शन में वैनिशिंग क्रीम आता है, और कोल्ड क्रीम जो होता है वो इसका उल्टा याद रखते हो, WO, वो वाटर इन ऑयल इमल्शन में कोल्ड क्रीम आता है, वैनिशिंग क्रीम ऑयल इन वाटर इमल्शन में आता है। तो वैनिशिंग क्रीम का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट स्टीयरिक एसिड तुमने याद रखना है। ओके, फॉलोइंग एग्जांपल इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट यूज फॉर प्रेपरेशन ऑफ इमल्शंस, है ना। तो हमारा जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं उसमें नेचुरल होते हैं, जिसमें नेचुरल में वेजिटेबल सोर्स वाले और आपके एनिमल सोर्स वाले। एनिमल सोर्स वाले में वेज से आप वूल फैट, एग यॉक, जिलेटिन याद रखते हो, वेजिटेबल सोर्स वाले में TAAPSI आप लोग याद रखते हो, ट्रैकन, तकेशा, अगार, पेक्टिन, स्टार्च, आयरिस, मोश, है ना। तो एग यॉक तो आपका नेचुरल में आ गया, है ना, और एनिमल सोर्स वाले में, अकेशा नेचुरल और वेजिटेबल सोर्स वाले में। मैग्नीशियम ऑक्साइड बचा जो है मिथाइल सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज सेमी सिंथेटिक में आता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेंटोनाइट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये तुम्हारे इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स में आते हैं, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। बाकी यही लिख रखा है इमल्सिफाइंग एजेंट्स आपके नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, अल्कोहल्स होते हैं। नेचुरल मैंने आपको बता दिया, वेजिटेबल सोर्स, एनिमल सोर्स वाले नेचुरल बताया मैंने आपको, है ना। बाकी सेमी सिंथेटिक में मिथाइल सेलुलोज, सोडियम CMC हो गया। सिंथेटिक में तुम्हारे अनायनिक हो गए जैसे SLS होता है, कटायनिक में बेंजोइक क्लोराइड हो गया, नॉन आयोनिक में आपके जैसे ट्विन स्पैंस होते हैं ना। फिर इनऑर्गेनिक में जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, है ना, बेंटोनाइट भी आता है, बाकी अल्कोहल्स है। जैसे फॉलोइंग एग्जांपल है वाटर सोल्यूबल बेस इन प्रेपरेशन सपोजिटरी। तो बच्चों वाटर सोल्यूबल बेस की बात हो रही है, सपोजिटरी के बेस मैंने आपको फ्यू से 3 याद करा क्या, फैटी बेस होते हैं, इमल्सिफाइंग बेस होते हैं, और वाटर सोल्यूबल, वाटर मिसिबल बेस होते हैं, है ना। तो ग्लिसरो जिलेटिन बेस आपका वाटर सोल्यूबल बेस में आ जाएगा, तो आंसर तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। बाकी थियोब्रोमो ऑयल को कोकोआ बटर भी कहते हो बच्चों, ये तुम्हारे फैटी बेस में आएंगे। हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, विटेप्सोल बच्चों ये आपके इमल्सिफाइंग या सिंथेटिक बेस होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है। सपोजिटरीज के जो बेस है बच्चों देख लो, यहाँ पर फैटी बेस में थियोब्रोमो ऑयल आ गया, हाइड्रोजनेटेड ऑयल आ गया, इमल्सिफाइड थियोब्रोमो ऑयल आ गया, है ना। वाटर सोल्यूबल, वाटर मिसिबल बेस में ग्लिसरो जिलेटिन बेस आते हैं, और पॉलीथिलीन ग्लाइकोल आता है। इमल्सिफाइंग में विटेप्सोल, मासा, स्टेरनेम और मैसिपोल। ओके, ये बाकी सपोजिटरीज को बनाने की मेथड है, रोलिंग मेथड, हॉट प्रोसेस है, फ्यूजन मेथड और कोल्ड कंप्रेशन। जैसे पायरोजन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ इंजेक्टिंग suitable amount of product into the ear vein of dash and recording their fever response, है ना। देखो पायरोजन टेस्ट में हम रैबिट को यूज़ करते हैं, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा रैबिट। तो पायरोजन टेस्ट में क्या करते हैं, कंसिस्ट ऑफ इंजेक्ट करते हैं सुटेबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू ईयर वेन ऑफ रैबिट और रिकॉर्ड करेंगे उनका फीवर रिस्पॉन्स। ओके, तो ये मेथड होता है, इसमें इन्वॉल्व करते हैं, इंजेक्ट करते हैं सैंपल इनटू मार्जिनल ईयर वेन ऑफ रैबिट टू एंश्योर इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर,
टेस्ट आइडेंटिफाई पायरोजन जो कि फीवर इंड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक जो क्या होते हैं बैक्टीरिया के एंडोटॉक्सिन्स होते हैं दैट कंटामिनेट इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस एंड मेडिकल डिवाइसेस। कह रहे फॉलोइंग एजेंट मिमिक बोथ द पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड रिलैक्सेंट इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन ऑन द फ्रॉग के वेंट्रिकल पे। बच्चों हार्ट की बात हो रही है, वेंट्रिकल की बात हो रही है, वहाँ पर कौन से रिसेप्टर होते हैं हार्ट में? बीटा 1 हार्ट में, बीटा 2 लंग्स में होते हैं, है ना। हमने ऐसे भी याद कर रखा है, हार्ट 1 है तो बीटा 1 लंग्स 2 है तो बीटा 2 लंग्स में है, ठीक है। तो ये जो है कौन सी यहाँ पर क्या पूछे तुमसे? फॉलोइंग एजेंट मिमिक बोथ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड रिलैक्सेंट इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन ऑन द फ्रो के वेंट्रिकल पे। कह साइक्लिक एएमपी है डाइब्यूटाइल साइक्लिक एएमपी, थियोफाइलिन अल्फा के एगोनिस्ट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? थियोफाइलिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ स्ट्रैक्निन अफेक्ट द सोडियम कंडक्टेंस इन अ फ्रॉग नोड ऑफ रनवियर। कह रहा है एनहेंस कराएगा, सोडियम कंडक्टेंस को ब्लॉक कराएगा, कोई इफेक्ट नहीं है, फिर स्लो डाउन कराएगा, है ना। तो ये क्या कराएगा बच्चों? ब्लॉक कराएगा सोडियम कंडक्टेंस को। यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग टेस्ट है प्रोटीन्स के लिए, बच्चों बायोरेट टेस्ट पढ़ा होगा तुमने, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, दोनों ही टेस्ट आते हैं हमारे प्रोटीन्स के लिए, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। प्राइमरी टेस्ट प्रोटीन्स के लिए बायोरेट टेस्ट होता है जो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन कोजिंग अ कलर चेंज फ्रॉम पेल ब्लू टू पर्पल व्हेन द बायोरेट रिएजेंट जो होता है सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कोस्टिक सोडा प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। मिलन्स टेस्ट होता है, बाकी ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट भी है, निनहाइड्रीन टेस्ट भी होता है। क्या यूरिन स्पेसिमेन इज कलेक्टेड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, किसकी डायग्नोसिस के लिए यूरिन स्पेसिमेन को कलेक्ट करोगे भाई? किसको डायग्नोज करने के लिए यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे? इंटेस्टिनल इन्फेक्शन के लिए, यूटीआई के लिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ मलेरिया के, पैरासाइट के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए ना बच्चों, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। कह रहा व्हेन फीसिस स्पेसिमेन इज कलेक्टेड इन द लैबोरेटरी फॉर एग्जामिनेशन देन इट शुड बी कल्चर्ड विदिन, तो विदिन 2 आवर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो कह रहा है अनप्रिजर्व्ड फीसिस स्पेसिमेन कलेक्टेड फॉर माइक्रोबियल एग्जामिनेशन शुड आइडली बी प्रोसेस्ड एंड कल्चर्ड विदिन a maximum of 2 hours of collection to prevent overgrowth of normal flora and death of fragile pathogens. Okay, कह रहे following example है फाइबर जनरेटेड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट मटेरियल फॉर मेकिंग सर्जिकल ड्रेसिंग्स, है ना। तो हमारे फाइबर्स जो होते हैं प्लांट फाइबर होते हैं जिसमें कि तुम्हारा ये जूट, कॉटन, बनाना, हेम्प ये सब आते हैं, है ना। सिल्क, वूल आपके एनिमल में आते हैं, है ना। बाकी यहाँ पर जो है फाइबर जनरेटेड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट मटेरियल, तो ये रेयोन होता है। बाकी नायलॉन दे रखा है ना, सिंथेटिक में आता है नायलॉन, तो यहाँ पर रेयोन हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 3। बाकी फाइबर्स देख लो, प्लांट फाइबर में जूट, फ्लैक्स, कॉटन, बनाना है, एनिमल में सिल्क और वूल, रिजनरेटेड और सिंथेटिक में नायलॉन, टेरिलिन, ओरलोन, और मिनरल में ग्लास, एस्बेस्टोस, और रिजनरेटेड में फाइबर रिजनरेटेड होते हैं कार्बोहाइड्रेट से, उसमें एल्जिन, यार्न, आर्टिफिशियल सिल्क या रेयोन हो जाएगा। और जो फाइबर रिजनरेटेड होते हैं प्रोटीन से, उसमें आपके एरिडिल फ्रॉम ग्राउंडनट प्रोटीन, फिब्रोलिन फ्रॉम मिल्क कैजीन, है ना। बाकी सिंथेटिक में नायलॉन, टेरिलिन, ओरलोन होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, What is used for identification of fixed oils और फैट्स इन इट्स केमिकल टेस्ट, है ना। फिक्स्ड ऑयल और फैट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों टिंचर एल्काना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन है, पिक्रिक एसिड सोल्यूशन है, ठीक है। तो फिक्स्ड ऑयल या फैट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को बच्चों। आंसर तुम्हारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ 1 एपिडर्मल सेल यूजिंग 4 कॉन्टिन्यूअस एपिडर्मल सेल फॉर द काउंट नोन एज। पैलिसेड रेशो है, स्टोमेटल नंबर है, वेन आइलेट नंबर है, स्टोमेटल इंडेक्स है। तो बच्चों ये हमारा पैलिसेड रेशो होता है, क्या बोलते हैं इसको? पैलिसेड रेशो। स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है? ये चारों टर्म है, एक बार देखेंगे हम। स्टोमेटल इंडेक्स जो होता है परसेंटेज विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, ईच स्टोमा बीइंग काउंटेड एज 1 सेल। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एग्जाम में पूछा गया बच्चों। स्टोमेटल इंडेक्स होता है S/E प्लस S को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो SI स्टोमेटल इंडेक्स हो गया। S क्या है? नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया। E क्या है? नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन द सेम यूनिट एरिया। पैलिसेड रेशो मेथड में होता है हमारा एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ ईच एपिडर्मल सेल। वेन टर्मिनेशन नंबर होता है, ये सारे आपके लीफ कांस्टेंट होते हैं। तो वेन टर्मिनेशन मेथड क्या होता है? नंबर ऑफ वेनलेट टर्मिनेशन पर स्क्वायर mm ऑफ लीफ सरफेस। ओके, वेन आइलेट नंबर होता है नंबर ऑफ वेन आइलेट पर स्क्वायर mm ऑफ लीफ सरफेस मिडवे
between midrib and the margin. Stomatal number, average number of stomata per square mm of epidermis of the leaf. Okay, कह रहा है फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यूज टू स्टरलाइज इनोकुलेटिंग लूप्स को स्टरलाइज करने के लिए बच्चों डायरेक्ट फ्लेमिंग को यूज करोगे तुम। यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बाकी लाइफलाइजेशन आपको पता है, सब्लिमेशन, ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होती है ना। कह रहा डायरेक्ट फ्लेमिंग स्टैंडर्ड मेथड यूज टू स्टरलाइज मेटल inoculating loops and needles in microbiology laboratory. In this process, loop is held in the flame of a Bunsen burner until it become red hot. This high temperature dry heat treatment effectively incinerate and kills all microbes and spores on the surface of wire. Okay, direct flaming ये क्विक और इफेक्टिव मेथड होता है स्टरलाइजेशन के लिए। स्मॉल हीट रेजिस्टेंट मेटल ऑब्जेक्ट्स के लिए इनोकुलेटिंग ग्रुप हो गया, नीडल्स हो गई। लाइफलाइजेशन हमारा फ्रीज ड्राइंग हो गया। फिल्ट्रेशन जो है ये जो आपके जैसे थर्मोलेबल सॉल्यूशंस होते हैं ना, वहाँ पर हम फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन यूज़ करते हैं। ओके, मेथड रिमूव माइक्रोब्स फ्रॉम लिक्विड एंड गैस बाय पासिंग देम थ्रू ए फिल्टर, नॉट स्टरलाइज बाय हीट ना। थर्मोलेबाइल सॉल्यूशंस के लिए डेसिकेशन का मतलब है ड्राइंग का एक मेथड। डेसिकेशन स्टेट ऑफ एक्सट्रीम ड्राइनेस एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रीम ड्राइंग। डेसिकेंट एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस दैट इंड्यूस और सस्टेन such a state in its local vicinity in a moderately sealed container. Okay, कह रहे following roller bandage technique useful joint like elbows के लिए और नीज के लिए। सिंपल स्पायरल स्पाइक का नहीं होगा बच्चों, 8 शेप का बैंडेज होगा, बाकी रिवर्स स्पायरल भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहे विच इज यूज टू डिसइंफेक्ट एंडोस्कोप, रबर एनेस्थेटिक ट्यूब्स और ब्रोंकोस्कोप्स। तो यहाँ पर बच्चों ग्लूट्राल्डिहाइड यूज करोगे आप, है ना, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है। क्लोरोफॉर्म, बोरिक एसिड, थाइलिन ऑक्साइड यूज नहीं करोगे। ऑप्शन 1 हो जाएगा। ग्लूट्राल्डिहाइड वाइडली यूज होता है एज कोल्ड स्टरलाइट टू डिसइंफेक्ट वैरायटी ऑफ हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एंडोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप्स और डायलिसिस इक्विपमेंट। कह रहे विच एंजाइम इन द डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स को तोड़ेगा पेप्टाइड्स में। अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, पैंक्रेटिक अमाइलेज। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है बच्चों ये, है ना, अमाइलेज। हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है क्योंकि माउथ में सलाइवरी अमाइलेज है ना। लाइपेज लिपिड्स को तोड़ेगा। तुमसे क्या पूछा है बच्चों, किसको तोड़ना है? प्रोटीन्स को, ठीक है। लाइपेज लिपिड्स को तोड़ेगा। प्रोटीन्स, पैप्सिन, स्टमक में पैप्सिन से पैप्सिन बनता है तो ये प्रोटीन को तोड़ेगा। बाकी लैक्टेज जाके एक्ट करेगा लैक्टोज पे। तो यहाँ पर पैप्सिन करेक्ट हो गया। पैप्सिन प्रोटोलिटिक एंजाइम सीक्रेटेड बाय चीफ सेल्स इन स्टमक इन इट्स इनएक्टिव फॉर्म। पैप्सिन की फॉर्म में सीक्रेट होता है। फिर जो HCl आता है पैराइटल सेल्स से, वो क्या करेगा? पैप्सिन को पैप्सिन में कन्वर्ट कराता है। ओके, कह रहे एक्टिवेट होगा बाय HCl इन द स्टमक हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, क्योंकि यहाँ पर स्टमक में HCl की वजह से हमारा pH 1.5 से 2 होता है। कह रहा पैप्सिन हाइड्रोलाइज कराएगा प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में, अमीनो एसिड में इनिशिएट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिफोर इट एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। शुगर्स में लाइपेज जाके लिपिड्स को तोड़ देगा। फैट्स को फैटी एसिड ग्लिसरॉल्स में। लैक्टोज लैक्टेज लैक्टोज पे एक्ट करेगा जो कि तुम्हारा डाइसेक्राइड है, उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ेगा। ओके, कह रहे बोन जो लॉन्गेस्ट है स्ट्रोंगेस्ट है, भाई हमारा फीमर होता है सबसे आपका लॉन्गेस्ट है। स्ट्रोंगेस्ट की बात है फीमर थाई बोन जो होता है। ओके, बाकी टिबिया ह्यूमरस रेडियस दिया है तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी फंक्शन एल्वियोली का रेस्पिरेटरी सिस्टम में। लंग्स की फंक्शन यूनिट एल्वियोली होते हैं। मेन जो गैसेस एक्सचेंज आपका एल्वियोली में ही होता है। ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम तो हमारे RBCs के पास है। फिल्टर पार्टिकल फ्रॉम द एयर, फिर प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट टू रिड्यूस सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो गया। तुम्हारा एल्वियोली का फंक्शन क्या हो गया? मेन गैसेस एक्सचेंज एल्वियोली में ही होता है बच्चों। तो एक्सचेंज गैसेस बिटवीन एयर एंड द ब्लड हो जाएगा। विच सोलवेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर सोल्युबिलिटी डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड ड्यू टू इट्स मॉडरेट पोलरिटी है। तो वाटर तो बच्चों हाईली पोलर है, इथेनॉल, हेक्सेन या एसीटोन। तो यहाँ पर इथेनॉल की मॉडरेट पोलरिटी है, तो वाटर तो हाईली पोलर होता है, इथेनॉल मॉडरेटली पोलर है, हेक्सेन जो है स्ट्रॉन्गली नॉन पोलर होता है, एसीटोन पोलर जो है और एपोटिक सोलवेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है मेन पर्पस ऑफ डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑर्गेनिक। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमाइन करते हो, असेस करने के लिए सोलिबिलिटी, आइडेंटिफाई करने के लिए प्लान्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या कंफर्म करने के लिए इसकी प्योरिटी और आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए ना। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तो कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन एक फंडामेंटल एनालिटिकल टेक्निक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। तो प्योरिटी को असेस करने के लिए और आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए। कह रहे प्योर सब्सटेंस टिपिकली एग्जिबिट शार्प मेल्टिंग पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी
will typically lower the temperature at which sample being to melt and broaden the overall melting range. ओके, और इसे कंफर्म करते हैं इसकी जो हम आइडेंटिटी को भी, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है करेक्टरिस्टिक फिजिकल कांस्टेंट होता है, बाय कंपेयरिंग द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन मेल्टिंग पॉइंट रेंज टू नॉन लिटरेचर वैल्यू केमिस्ट कैन सपोर्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए सब्सटेंस. ओके, कह रहा है इन एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज फॉर टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन के लिए यूज कर रहे हो, और जो ये इंडिकेटर है इसके बारे में लिखा हुआ है ये पिंक हो जाएगा बेसिक सोल्यूशन में, है ना. तो ये तुम्हारा फिनोल्फ्थलीन होता है, बेसिक सोल्यूशन में पिंक होता है और एसिडिक में कलरलेस, है ना. और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन के लिए हम यूज़ कर लेंगे किसको बच्चों, ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा फिनोल्फ्थलीन. कलरलेस एसिडिक में पिंक होता है, बेसिक में सुटेबल चॉइस फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन जहाँ पर पीएच रैपिडली चेंज नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट. ओके, रोल ऑफ बेरियम क्लोराइड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट के लिमिट टेस्ट की बात हो रही है बच्चों. तो क्या करेगा, प्रेसिपिटेट कराएगा सल्फेट आयन को, ऑक्सीडाइज रिड्यूस या एक्ट एज इंडिकेटर. ठीक है, तो प्रेसिपिटेट कराएगा सल्फेट आयन को, यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है. बेरियम क्लोराइड एक्ट एज लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट टू प्रेसिपिटेट सल्फेट आयन रिएक्ट करेगा सोल्यूबल सल्फेट इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म बेरियम सल्फेट. ओके बच्चों, तो लिमिट टेस्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन बने हैं ना, ये नेक्स्ट भी लिमिट टेस्ट के ऊपर है. लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस विद हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म डैश स्टेन और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एंड लाइक पोटाशियम आयोडाइड. तो येलो स्टेन पढ़ रखी होगी तुमने, है ना, येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर. तो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में एक अपैरेटस है, गजेट अपैरेटस, याद रखना, है ना. तो यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन होता है आर्सेनिक गैस का हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटाशियम आयोडाइड. इसे गजेट टेस्ट भी कहते हैं और अपैरेटस गजेट अपैरेटस है बच्चों. आर्सेनिक जो होता है प्रेजेंट है आर्सेनिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है बच्चों. तो पहले देखो आर्सेनिक एसिड से क्या बनेगा, आर्सेनियस एसिड बनेगा, फिर आर्सेनियस एसिड से आर्सेन गैस बनती है. अब ये आर्सेन गैस होती है ना, ये जो है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ येलो स्टेन दे रही होती है. ओके, फिर यहाँ पर क्या ये लिखा हुआ है कि स्टेनस क्लोराइड इज यूज्ड फॉर कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ आर्सेन गैस के कंप्लीट इवोल्यूशन के लिए यूज़ कर रहे हैं. जिंक पोटाशियम आयोडाइड ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, HCl सोल्यूशन को एसिडिक बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं. एक ना लेड एसीटेट कॉटन वूल या प्लजर यूज़ करते हैं कि कोई भी अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन गया उसको ट्रैप करने के लिए, ये क्वेश्चन भी बनता है. आर्सेन गैस के साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन सकती है, उसको ट्रैप करने के लिए लेड एसीटेट वूल या कॉटन प्लजर यूज़ करते हैं, है ना. इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है बच्चों. ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे जो है हमारा उड़ीसा का 2024 का इवनिंग शिफ्ट वाले पेपर के फार्मेसी के 85 क्वेश्चंस. ओके.